बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर आज हुए हादसे से जुड़ी हुई। मसूरी से देहरादून आ रही रोडवेज की एक बस आज हादसे का शिकार हो गई। 2 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में, जबकि 22 लोग जख्मी हुए हैं। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में जख्मी 17 लोगों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 7 को मैक्स में भर्ती कराया गया है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे। वहीं जो लोग घायल हुए उन्होंने बताया कि ड्राइवर नशे में था और गुटखा फाड़ने के चक्कर में स्टीयरिंग से हाथ हटा दिया गया था और इसी वजह से यह हादसा हुआ। उधर देहरादून की डीएम सोनिका ने कहा कि हादसे की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। से अब चले हैं 14 लोग सर। फिर वो उसने दिलबाग निकालो दिलबाग ऐसे कर रहा था, उसने स्टीयरिंग से हाथ हटा लिया, नहीं तो आगे कोई गाड़ी थी नहीं कुछ था। वो बस का पहला टायर उधर पत्थर में लगा, उसने उस टाइम जब ब्रेक मार देता ना ऐसे कुछ नहीं होना था, उसने ब्रेक नहीं मारा। उस टाइम उसने रेस ही रखी, रेस रखते तो स्टीयरिंग भी उसने नहीं घुमा, स्टीयरिंग भी उसने ऐसे कर दिया उसके मतलब खाई के साइड, और वो बस ना सीधी खाई में जा पड़ी। तो हम में से तो निकल गया था, जैसे फ्रंट का शीशा टूटा में शीशे में तो निकल गया था। तो फिर नीचे बस के नीचे 2-3 मतलब तुरंत मौके पे मर भी गए थे और ड्राइवर कनेक्टर भाग गए वहां से। मसूरी के पास आईटीबीपी के नज़दीक एक बस गिर गई थी नीचे, और उसमें करीबन अभी तक जो खबर आ रही है लगभग 34 तो पैसेंजर थे और ड्राइवर और कंडक्टर मिला के 36 लोग हो रहे थे। इसमें से करीबन 7 लोगों को मैक्स भेजा गया था, मैक्स पहुंच गए थे। उसमें से 2 ब्रॉड डेड केसेस हैं, 2 कैजुअल्टी हैं, और उसके अलावा 3 लोग और हैं वहाँ पे जो ठीक हैं, और 2 अभी उनका सीटी स्कैन वगैरह चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ दून हॉस्पिटल में और गज्जी बैंड के पास मस्जिद जिसमें सामने आएगा क्या कारण है। ये बस 70 फीट गहरी खाई में गिर गई। 2 लोगों को ब्रॉड डेड मैक्स में लाया गया है। 2 लोग सीरियस हैं जो मैक्स में हैं। 3 लोगों को प्राथमिक उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है, और अभी 14 बड़े लोग और 5 बच्चे उनको यहाँ पे लाया गया है। हमारे एसडीएम हमारे रोडवेज के अधिकारी यहाँ पर हैं, और जो इस प्रकार की घटना में तुरंत सहायता राशि दी जाती है। नॉर्मल घायल को 5,000 रुपये, थोड़ा सा अधिक को 10,000 रुपये तुरंत कैश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मृतकों को जो 4-4 लाख रुपये दिया था वो दिया जाएगा। वहीं हादसे पर सीएम पुष्कर धामी ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि देहरादून मसूरी हाईवे पर बस के खाई में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी उन्होंने कामना की है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार के लिए निर्देशित किया गया है, ये जानकारी भी उन्होंने दी। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, इस वक्त की स्थिति क्या है बताएं। घायलों की संख्या, उनकी स्थिति, कहां-कहां इलाज चल रहा है, क्या रेस्क्यू के काम पूरी तरह से संपन्न हो गया है? बिल्कुल मेनका, मैं आपको बता दूं कि देहरादून मसूरी रोड पे ये हादसा हुआ है। मसूरी से देहरादून की तरफ ये बस आ रही थी। रोडवेज की बस थी जिसमें करीब 34 लोग सवार थे और ड्राइवर और कंडक्टर इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक 2 लोगों की इसमें पूरी मौत हो चुकी है, और अन्य जो लोग हैं उनका उपचार देहरादून, मसूरी और मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पूरे मामले की अगर हम बात करें तो डीएम देहरादून ने इस पूरे मामले की जांच बिठा दी, मजिस्ट्रेट जांच होगी। और क्योंकि ये जो जानकारी आ रही है कि जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था, इस कारण ये पूरी जांच बिठाई गई है। अभी ड्राइवर फरार है, और जब ड्राइवर को पुलिस तलाश करेगी, ड्राइवर कब मिल पाएगा उसके बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, धन्यवाद सत्येंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर खटीमा में सवारी से भरी मैक्स गाड़ी और कार की आमने सामने की टक्कर हुई। पहेनिया टोल टैक्स के पास हादसा हुआ, एक शख्स की मौत हो गई, 11 लोग इस हादसे में जख्मी हो गए। घायलों को 108 की मदद से खटीमा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वहीं गंभीर रूप से घायल 4 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं घायल यात्री का कहना है कि कार के ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। रामनगर से रुद्रपुर जा रहे थे, तो ये जो खटीमा के टोल टैक्स है उसके थोड़ा सा आगे से और सामने से हमारा I-20 का कार आ रहा था। उसका ड्राइवर थोड़ा सा वो नींद में था, ठीक है। हम अपने लाइन से चल रहे थे, वो अपने रॉन्ग साइड से चल रहा था, तो नींद में आ गया वो गाड़ी के आगे। दोनों मतलब सेम स्पीड में थे, लेकिन उसने क्या किया, अपने बचाव के लिए हमारे गाड़ी में ठोक दिया। उनमें से एक पेशेंट की तो डेथ हो गई है और बाकी 4 पेशेंट को रेफर कर दिया गया है फर्स्ट एड देने के बाद, और जितने बचे हैं बाकी सबको फर्स्ट एड हमने दिया है, सब स्टेबल है। प्रॉब्लम वाली बहुत ज़्यादा बात है। देहरादून में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग के चलते 3 मासूम बच्चों की मां और उसके प्रेमी ने महमूद अमजद की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को नाले में फेंक दिया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची और मृतक के 10 साल के बेटे ने पूरी कहानी पुलिस को बता दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र इलाके का ये मामला है। ये लखबीर सीनू दोनों प्यार करते थे और ये बताया जा रहा है, इसके बच्चे तो ऐसे बता रहे हैं कि रात को कोई आता था इनके घर में, पिंटू नाम का, तो इसकी वाइफ ने उस पिंटू ने दोनों ने मिलके इसका गला घोट के मारा। इसे सुनने में आ रहा है कि आंख में चक्कू चुक्कू भी मारा है। हमें तो जब हम आए तो ये पड़ा हुआ था यहाँ पर। अच्छा, बॉडी इधर यहीं पड़ी थी। तब पुलिस वालों ने सबने आके हेल्प करी, तब ऊपर लाके सील सूल कराए। उसकी धर्मपत्नी, मृतक की धर्मपत्नी ने मृतक को पहले शराब पिलाया, उसके बाद उसका जो मित्र पुरुष मित्र है लखबीर सिंह, वो आकर के फिर दोनों ने मिलकर के जो है दुपट्टा से उसका गला घोटकर इसके मर्डर कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया है। उधर नैनीताल की नैनी झील से आज एक शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। जूमलैंड बोट स्टैंड के पास दिन के वक्त लोगों ने इस शव को देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस, SDRF और फायर की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद झील से शव को बाहर निकाला। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जूमलैंड के पास एक झील में एक डेड बॉडी है। इस सूचना पर हमारी पुलिस की टीम, हमने फायर सर्विस और SDRF की टीमों को बुलाया गया और झील से एक डेड बॉडी को निकाली गई है। अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर वो सोमवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान G20 समेत कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसी के साथ सीएम धामी कल दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। जहां रेलवे मंत्रालय से और हमारे वित्त मंत्रालय से कुछ हमारे राज्य के मामले हैं, उन मामलों पर मैं केंद्रीय नेताओं से और केंद्रीय मंत्रीगणों से अनुरोध करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का हर बार उत्तराखंड का दौरा होता है और हम उनसे अनुरोध करेंगे। इस बार की 4 धाम यात्रा भी है और कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, उन यात्राओं के लिए मैं जरूर उनको जो है आमंत्रित करूंगा और अनुरोध भी करूंगा। ग्लोबल लीडर अप्रूव रेटिंग में पीएम मोदी इस बार भी 76% लोगों की पसंद के साथ टॉप पर हैं। सीएम पुष्कर धामी ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के ग्लोबल लीडर अप्रूव रेटिंग में टॉप पर होना हम लोगों के लिए गर्व का पल है। एक बार फिर पीएम मोदी की लोकप्रियता, उनका विजन, सेवा भाव का दुनिया भर ने लोहा माना है। ये लिखा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें, इस रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 41% लोगों ने पसंद किया और वो 6ठे नंबर पर है।
उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तकरीबन 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान नैनीताल और देहरादून जिले में हुआ है, जहां 50% फसल बर्बाद हो गई। उत्तराखंड में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं। गेहूं, जौ, मटर, सरसों, आलू, सेब, पालम, आम, लीची और भिंडी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि एवं उद्यान विभाग ने 30 मार्च तक हुए नुकसान के चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। देहरादून जिले में गेहूं और जौ की फसल 50% तक बर्बाद हो गई। यहाँ त्यूड़ी और कोटी कनासर में सब्जी, फल, मसाला की 40% तक फसल बर्बाद हुई। नैनीताल में 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी और मटर की फसल 50% तक बर्बाद हुई। यहाँ सबसे अधिक नुकसान तहसील धारी में हुआ है। उधम सिंह नगर में गेहूं, आम, लीची, प्याज और भिंडी की फसल प्रभावित हुई है। उत्तरकाशी, पौड़ी और हरिद्वार में गेहूं, जौ, सरसों और मसूर की फसल को मामूली रूप से नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, 31 मार्च और 1 अप्रैल को भी प्रदेश में हुई बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री ने सभी डीएम से इन 2 दिनों में हुए नुकसान की रिपोर्ट भी तलब की है। क्योंकि भयंकर बारिश हुई है, उससे जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से भी हमने मांगी है और कल तक वो रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद जो भी संभव मदद होगी इन किसानों की जाएगी। अभी तक बारिश, ओलावृष्टि का खास प्रभाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन मौसम के रूप को देखते हुए किसानों की चिंता अभी कम नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम ने 70 कॉलोनियों अपार्टमेंट पर जुर्माना लगा दिया है और ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन कॉलोनियों से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके नहीं दिया जा रहा है। ना ही गीले कूड़े का खुद निस्तारण किया जा रहा था। 70 कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई है। 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। दरअसल देहरादून में कूड़े के निस्तारण की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद नगर निगम होटल्स और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में भी है और जुर्माना न भरने वालों की आरसी भी अब काटी जाएगी। इसके लिए बाकायदा तैयारी कर ली गई है। जो गीला हो, सूखा हो, जिसकी तादाद जो है बहुत बड़ी मात्रा में होती है, अगर गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग हो जाएगा और जो गीले कूड़े से हम अपने खाद और अपने ये चीज़ें बना सकते हैं जो, तो उससे जो है उनका भी जो है नगर निगम को एक बड़ा सहयोग होगा। पिथौरागढ़ में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की 120 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने जा रही है और इस परियोजना से प्रदेश में चल रही बिजली की किल्लत कुछ हद तक दूर होगी। योजना के लिए लंबे समय से यूजेवीएनएल डीपीआर तैयार कर रहा था और इस परियोजना पर करीब 900 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो आगामी 4 सालों में प्रदेश को बिजली देना शुरू करेगी। 20 मेगावाट की सरकारी भ्यूल रूपसिया बागड़ परियोजना की डीपीआर पूर्ण कर ली है। उसकी काफ़ी स्वीकृतियां हमको सीडब्ल्यूसी और सीए से प्राप्त भी हो गई हैं और इस परियोजना का भी हमने लक्ष्य रखा है कि अगले वित्त वर्ष में इस परियोजना पर भी हम निर्माण कार्य शुरू करें। सोशल मीडिया में फेमस होने का क्रेज यूथ में इस कदर है कि फॉलोअर्स का न बढ़ना उन्हें अब तनाव दे रहा है। रोजाना नया कंटेंट और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील बनाने की होड़ यूथ को प्रेशर में ला रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया में कई लोग तेजी से उभरे हैं। कई लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं। सोशल मीडिया स्टार बनने के चक्कर में लोग स्टंट से लेकर हर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें लाइक और सब्सक्राइबर दे रहे हैं, लेकिन कंटेंट का प्रेशर रहता है। इसके साथ पढ़ाई और करियर को भी लेकर काफी चुनौतियां हैं। जो सोशल एक कनेक्शन बच्चों में होना चाहिए था या माता पिता का, वो अब खत्म होता जा रहा है। उसकी वजह से बच्चे लगातार इस तरह की प्रवृत्ति में जा रहे हैं। अभी मैं 2 साल से बना रही, बट मेरा वही है कि और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो इतना मैं नहीं टाइम दे पाती हूँ। तो वही है कि सब्सक्राइबर नहीं करते, बट वो मेरा एक पार्ट टाइम जॉब है, तो मैं इतना सीरियस नहीं ले रही हूँ। जिनका वो फुल टाइम है वो तो बहुत सीरियसली ले रहे हैं और वो फिर डिप्रेस भी हो जाते हैं। वहीं स्पेशलिस्ट मानते हैं कि 16 से 30 साल की उम्र के लोग इस वक्त प्रेशर में हैं। एक तरफ बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर,
वहीं यूथ करियर को लेकर परेशान है। ऊपर से एकल परिवार मानसिक तनाव को बढ़ा रहा है। मैं देखिए बच्चा अपने तक सीमित रह गया, या उसका छोटा सा फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड सर्किल में भी मोबाइल और इन्हीं चीजों पे वो या तो स्टडी का बहुत तनाव है उस पे है, या कैरियर का बहुत तनाव है, और या मोबाइल पे बच्चा लगातार, यानी उसका मानसिक विकास उतना ज्यादा हो ही नहीं पा रहा। रियल लाइफ के चक्कर में लोग रियल लाइफ की महत्वता को खो रहे हैं और इसके पीछे कहीं न कहीं परिवार का आपस में कम समय देना भी जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी ओनियाल की रिपोर्ट। जोशीमठ भू धंसाव का असर 4 धाम यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है, जहां चमोली जिले के तमाम शहरों में होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी है, लेकिन जोशीमठ में अभी भी बुकिंग नहीं हो रही है, जिससे पर्यटन व्यवसाय में निराशा दिखाई दे रही है। वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम में भी अभी तक बुकिंग नहीं आई है, जबकि बुकिंग के लिए साइट खोल दी गई है। बुकिंग में मैं अपने गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात करूं तो गढ़वाल मंडल विकास निगम ने हमारे अभी पिछले हफ्ते जोशीमठ की भी जो जीएमबीएन की वेबसाइट है उस पर अपनी जोशीमठ की दोनों यूनिटों की बुकिंग खोल दी है। और फोन पे भी पिछले 10-15 दिन से और 20-25 काफी इंक्वायरी आ रही थी जोशीमठ के लिए, लेकिन लोगों ने पूछा तो सही, लेकिन अभी पिछले जो 1 हफ्ते हो गया बुकिंग खुले में उसका असर थोड़ा कम दिख रहा है। चमोली, जनपद नगर पीपल, कोटी, कर्णप्रयाग, गौचर, पांडुकेसर और बद्रीनाथ धाम की बात करें तो लगभग मई जून के लिए होटल फुल हो चुके हैं, लेकिन जोशीमठ नगर में चाहे सरकारी बंगले हो या प्राइवेट होटल हो, बुकिंग है कमी मिल रही है। इससे कहीं न कहीं व्यापारियों में निराशा भी दिखाई दे रही है। नितिन सेहमान, न्यूज़ 18, जोशीमठ। कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में हो तो कोई भी राह कठिन नहीं है। पिथौरागढ़ के डूंगरी के ग्रामीणों ने मछली पालन में बेहतरीन काम किया। आपको भी दिखाते हैं ये रिपोर्ट और देखिए कैसे स्वरोजगार की नई मिसाल पेश की है इन सभी ने। जंगली जानवरों के आतंक के कारण पहाड़ों में खेती किसी अभिशाप से कम नहीं है, लेकिन पिथौरागढ़ के डुंगरी के ग्रामीणों ने खेती के बदले मछली उत्पादन का नया रास्ता अपनाया है। कुछ ग्रामीणों ने साल 2019 में मछली उत्पादन करने का काम शुरू किया था और सिर्फ 4 साल में 72 परिवार मछली उत्पादन करने लगे हैं, जिसके लिए 200 से ज्यादा तालाब भी बनाए गए हैं। शुरू में हमने ट्रायल बेस में यहाँ क्या हुआ, कार्प जो इंडियन और चाइनीज मेजर कार्प थी उनका बिजनेस शुरू किया। तो जैसे अप्रोक्सीमेट अगर हम 10 बाय 5 का एक तालाब लेते हैं तो उसमें हर आदमी 50 से 60 हजार रुपए उसमें बचा ले रहा है। लेकिन आज की डेट में मतलब तो इसका मतलब हर परिवार इससे मतलब इनकम कर रहा है, उसमें फिर विभाग ने भी मदद की है। डुंगरी के ग्रामीण साल में 100 कुंटल से अधिक मछली का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें ग्रास क्रॉप से लेकर सिल्वर और कॉमन क्रॉप तक शामिल है। अमेरिकी रेनबो ट्राउट के साथ ही चाइनीज मछली भी यहाँ के लोग पैदा कर रहे हैं। मछली पालन के क्षेत्र में नई राह दिखाने के लिए डुंगरी को सरकार ने उत्तराखंड का आदर्श मत्स्य गांव भी घोषित किया है। मुख्य रूप से हमारा सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, बाकी भारतीय प्रजातियों में हमारी रोहू और नैन ये हो जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने एक आजकल जो बाहर से आयातित ब्रीड है पंगास जिसको कहते हैं सिंगल कांटे वाली, तो 6 से 7 महीने के लिए हम पंगास का भी कल्चर कर रहे हैं। पिथौरागढ़ का डुंगरी गांव मत्स्य पालन में आदर्श गांव घोषित किया गया है। इस गांव में तकरीबन 72 परिवार मत्स्य पालन से सीधे जुड़े हैं और आज आलम यह है कि इस गांव की मछली आसपास के इलाकों में ही पूरी तरीके से बिक सकती है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से कोशिशें यहाँ के ग्रामीणों ने की है उससे एक व्यापक पैमाने में रोजगार मिल रहा है और क्षेत्र को एक पहचान भी मिल रही है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, डुंगरी। पर्यटन के क्षेत्र में ऋषिकेश अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ साल भर देश विदेश से सैलानी आते हैं, लेकिन यहाँ के गंगा तट लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। बीते 5 साल में गंगा के असुरक्षित घाटों पर 190 लोग मौत के आगोश में समा गए हैं। गंगा में राफ्टिंग, कैंपिंग के साथ साथ मौज मस्ती पर्यटकों पर भारी पड़ रही है। इसके साथ ही गंगा तट से लगे हुए 3 जिलों के सीमा विवाद के चलते घाटों पर ना तो जल पुलिस है और न ही पर्यटकों के बचाव के कोई साधन है। डूबने वाले मामले पे पुलिस विभाग से कई बार स्पेशली चाहे एसपी हो चाहे सीओ साहब से बोला,
और उनकी एक बात होती है कि ये हम व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की पुलिस में जो भर्तियां हैं वो कम है। पुलिस विभाग में सिपाही नहीं है या अधिकारी नहीं है। शिवपुरी से लेकर ऋषिकेश के साईं घाट तक 35 किलोमीटर के गंगा तट पर बाहर से आने वाले पर्यटक कभी सेल्फी लेते हुए पैर फिसलने और नहाने के चलते गंगा में डूबने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन ऐसे में 3 जिलों की पुलिस इन बीते 5 सालों से सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े हुए बैठी है। अब चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री गंगा स्नान करके अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसे में प्रशासन को गंगा घाटों की सुरक्षा को प्राथमिकता से देना चाहिए। देखिए, ये जो डूबने की घटनाएं हैं, ये जो नीम बीच और उसके आगे का जो कच्चा क्षेत्र है जहाँ पे कोई घाट नहीं है और वहाँ पे बोर्ड भी लगे हैं कि ये डेंजरस जगह है, यहाँ पे नहाना मना है, फिर भी बाहर से आए कुछ यात्री वहाँ पे चले जाते हैं, जिसमें कभी कभी ये डूबने घटनाएं हुई हैं। घाटों की सुरक्षा के लिए जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है और पर्यटन विभाग है, दोनों को हम लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर चेन लगनी है, जहाँ मरम्मत होनी है, जहाँ पर लाइट्स आदि की व्यवस्था होनी है, वो पर्याप्त की जाए। इस दिशा में इरिगेशन विभाग को सतर्क किया जा रहा है। बीते 5 साल से लगातार गंगा में डूबते लोगों की मौत के आंकड़े बताते हैं कि ऋषिकेश के गंगा घाट स्नान के लिए सुरक्षित नहीं है और टिहरी, पौड़ी और ऋषिकेश के पुलिस प्रशासन घाटों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के बारसू गांव में बनी प्राकृतिक झील में मत्स्य विभाग द्वारा 20,000 ट्राउट मछली के बीज डाले गए। गांव वालों को झील से स्वरोजगार मिल सकेगा। वहीं झील में जल्द बोट संचालन की कार्य योजना भी बनाई जा रही है। बारसू गांव में देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। दयारा बुग्याल का दीदार करने वाले सैलानी भी यहीं से होकर जाते हैं। ऐसे में बोट संचालन और ट्राउट मछली के उत्पादन से गांव वालों को अच्छा रोजगार मिल सकता है। चलो आज यहाँ पे जो भी CMVDV के माध्यम से जो यहाँ पे ट्राउट बीज जो यहाँ पे डाला गया है, ये उत्तम पौष्टिक है और यहाँ पे जो ट्राउट मछलियाँ होगी वो मुझे आशापूर्ण विश्वास है कि मछली का उत्पादन बढ़ेगा और जो हमारे ग्राम सभा के लोगों को अच्छी अर्थव्यवस्था बनेगी। और खबर रामनगर से, जहां पर नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके खिलाफ पुलिस का अभियान भी जारी है। बीते 1 साल में 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा, 1150 नशे के इंजेक्शन, 5.5 किलो चरस और 350 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। इसमें 45 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 60 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से कई लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, जिनकी संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई के लिए डीएम से मंजूरी ली जा रही है। नशे के विरुद्ध रामनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियान किया जा रहा है। उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार थाना रामनगर में विगत 1 वर्ष में कुल 45 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 60 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और उन अभियुक्तों से हमारे द्वारा 1150 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, 328 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और 215 किलोग्राम हमारे द्वारा गांजा बरामद किया गया है और 5.5 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। और अभी जो नशे के कारोबार में लिप्त लोग हैं उनके विरुद्ध हमारे द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। और इसी खबर के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।